वर्ग कारवा जी और आज के इस संघ परिचय कार्यक्रम में उपस्थित सभी संघ प्रेमी बंधु, हम जितने भी लोग बैठे हैं, अभी जो परिचय हुआ है, कुछ परिचय में बताया गया कि आपका संघ से पुराना संबंध रहा है। आप में से जो विद्यार्थीगण भी आए हुए हैं, आप में से भी कुछ लोगों का संघ से पुराना संपर्क और संबंध है, और कम से कम संघ के बारे में, संघ का नाम तो हम सब लोग जानते हैं। इसलिए आज के इस परिचय कार्यक्रम में संघ के नाम को तो हम सब लोग जानते हैं, तो संघ का काम क्या है और संघ की इस 90 साल की जो लंबी यात्रा है, इस लंबी यात्रा की संक्षेप में मैं कुछ चर्चा आपसे करूंगा। उसके पश्चात आप सबके मन में यदि कोई संघ के बारे में कुछ प्रारंभिक प्रश्न होंगे, आप निसंकोच उसको आज के सत्र में पूछेंगे। सत्र तो आपका कल तक चलने वाला है, मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसका समाधान कल तक होता रहेगा। तो जो चर्चा आज होगी उस बारे में यदि आप पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं। सामान्यतः संघ का उद्देश्य क्या है, संघ का काम क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। अगर इसको एक वाक्य में कहना हो, और जो सामान्य व्यक्ति, आप जैसे विद्यार्थी तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी जिसको समझ सकता है कि संघ का मुख्य उद्देश्य क्या, संघ का मुख्य काम क्या है, तो संघ का मुख्य उद्देश्य और मुख्य काम एक काम है कि प्रत्येक भारतवासी को देशभक्ति के भावनाओं से ओतप्रोत करना, उसके मन के अंदर में राष्ट्रभक्ति, समाजभक्ति, देशभक्ति, सेवा भक्ति के भाव को जगाना, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य काम है। अब यह काम कैसे होता है, लोगों के मन के अंदर में देशभक्ति, समाजभक्ति, राष्ट्रभक्ति ये कैसे आती है, उसके लिए संघ की शाखा पद्धति है। और भी समय समय पर, जैसे आज आप कार्यक्रम में आए हुए हैं, ऐसे इस प्रकार से और कुछ मिलते जुलते कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उन कार्यक्रमों के माध्यम से चर्चा पर चर्चा होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, और इस नाते संघ के बारे में धीरे धीरे जानकारी लोगों की बढ़ती है। अब कम से कम एक प्रश्न मन में आता है कि क्या देशभक्ति पैदा करना ही मुख्य काम है? तो संघ का मानना है, संघ के जो चौथे सरसंघ चालक हुए, प्रयाग विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष रहे, देश के जाने माने वैज्ञानिक सीवी रमन साहब ने कहा था उनके बारे में कि आरएसएस के लोगों ने एक बड़ा महान वैज्ञानिक हमारे हाथ से ले लिया। ऐसे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, उनको रज्जू भैया के नाम से जाना जाता था। वे जब सरसंघ चालक थे तो उनका एक उद्बोधन हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में, संघ के कार्यकर्ताओं के बीच में। उन्होंने एक वाक्य बोला था कि देश की सभी समस्याओं का एकमात्र निदान है, वो क्या है? तो प्रखर राष्ट्रभक्ति ही देश की सभी समस्याओं का निदान है। अब यह प्रश्न कभी कभी बड़ा अटपटा लगता है, आप सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं, क्या देशभक्ति ही देश की सभी समस्याओं का निदान है? तो इस पर चर्चा, डिबेट इसमें हो सकता है, परंतु यह सत्य है कि आज देश के अंदर में आप जहां जिस प्रकार की समस्या है, नक्सलवाद क्यों है, उसके जब गहराई में जाएंगे तो नक्सलवाद कौन है, कौन पैदा करता है, तो जब उसके गहराई में जाएंगे तो जिसके मन में न देश है, न समाज है, न धर्म है, न संस्कृति है, इससे अलग हट जाता है, वो व्यक्ति हथियार उठाता है। तो जितने भी आप देश के अंदर में आंदोलन चल रहे हैं, कोई बोडोलैंड की मांग करता है, कोई नागालैंड की मांग करता है, कोई खालिस्तान की मांग करता है, ये कौन मांग करने वाले लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनका देश के इस भूमि से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं है, केवल अपने अधिकार की बात करते हैं। कर्तव्य हमारा क्या है इसको भूल गए, केवल अपने अधिकारों के लिए बात करते हैं। इस प्रकार के वे लोग हैं जिनके मन के अंदर में कोई देशभक्ति नहीं है। और काश अगर देशभक्ति होती तो देशभक्ति तो ऐसी होती है कि व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी वो सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु अपने देश को, धर्म को, संस्कृति को वो छोड़ता नहीं है। ऐसा देश का ऐसा इतिहास रहा है। मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा कि देशभक्ति का जो भावना होता है ये व्यक्ति को कैसे बदल देता है। और ऐसी घटनाएं समाज जीवन के अंदर में घटी हुई है कि काश वो घटना घट गई, अन्यथा देश के आजादी के इतिहास भी कुछ और हुआ होता। मैं देश के बड़े महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जीवन की घटना बताता हूं। आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, यहां से 125 किलोमीटर की दूरी पर जब पूर्व दिशा में जाएंगे तो प्रयाग महानगर है। उस प्रयाग महानगर के अंदर एक आनंद भवन है जो नेहरू जी का जो निवास स्थान है। घटना ऐसी आती कि एक बार चंद्रशेखर आजाद को कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी, और पैसे किस लिए?
तो घर परिवार की आवश्यकता के लिए नहीं, पैसे उनको हथियार खरीदने थे और नितांत आवश्यकता था। समय उनके पास 48 घंटे का था कि 48 घंटे में अगर पैसा अगर पहुंचा देंगे आपको वहां से हथियार प्राप्त हो जाएगा। हथियार ही उनका सहारा था, उसी के सहारे वो क्रांतिकारी की आगे बढ़ा रहे थे। इस पैसे की व्यवस्था में अनेक प्रकार के उन्होंने प्रयत्न किए। जब कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, उनको एक ऐसे स्थान पर जाना पड़ा जहां वो जाना नहीं चाहते थे। वो स्थान आनंद भवन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाना। मन को मारते हुए कि मजबूरी थी, देश का हित उस समय ध्यान में था, तो व्यक्तिगत स्वाभिमान को छोड़ करके मन को मारते हुए आनंद भवन जाते हैं और किसी प्रकार पंडित नेहरू से उनकी भेंट तो हो जाती। और नेहरू जी ने कहा है, लेखक ने लिखा, नेहरू जी ने पूछा, आजाद लगता तुम रास्ता भूल गए हो? तो आजाद ने कहा, हाँ पंडित जी मैं रास्ता भूल करके ही आया हूं, मैं आना नहीं चाहता था आपके पास। ऐसा निडर होकर उत्तर दिया। बैठो बताओ क्या बात है। तो आजाद ने कहा, मुझे 10,000 रुपये की आवश्यकता नितांत है और परसों तक भी पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं मिला मेरा बहुत बड़ा काम का नुकसान हो जाएगा। क्या काम है? तो खुलकर बता दिया, मुझे अमुक स्थान से मुझे कुछ असले खरीदने हैं और हर हालत में पैसा वहां पर शाम तक पहुंचा देना। अब उनको अहिंसा का ढेर सारा उपदेश सुनाने लगे नेहरू जी, और चंद्रशेखर आजाद गुस्सा में उठे और वहां से चल दिए। फिर नेहरू जी ने बड़ा समझाकर उनको रोका, ताकि ठीक है अब तुम मेरे यहाँ आ गए हो तो लो पैसा लेकर तुम जाओ। पैसा तो लेकर के आए नेहरू जी, परंतु फिर अहिंसा का उपदेश देना शुरू कर दिए और इतने में गुस्सा में आकर के आजाद ने पैसा उठाकर नेहरू जी के ऊपर फेंक कर वहां से चल देते हैं। पुलिस उनका पीछा कर रही थी, सीआईडी के लोग लगे हुए थे। अगर कभी आप में से जिन लोगों को प्रयाग में गए होंगे, आनंद भवन गए होंगे, जब आप वहां से निकल कर बाहर आएंगे, एक ऊंचा सा टीला है, वो भारद्वाज मुनि का आश्रम कभी रहा, आज भी बहुत ऊंचाइयों पर है। वहां एक चौराहा सा है, उस चौराहे पर वीरान में दो लोग सादा वर्दी में खड़े थे। तो चंद्रशेखर आजाद के मन में एक प्रश्न आया, इस वीरान में कोई काम नहीं, ये दो लोग यहाँ पर किसकी प्रतीक्षा करें, क्या कर रहे हैं? मन में एक शंका पैदा हुई और शंका पैदा होने के नाते वो थोड़ा सा दाहिने हटते हुए जो आज का आजाद पार्क, जिसका पहले कंपनी बाग नाम था गुलामी के समय में, उस दिशा में वो आगे बढ़ते और बढ़कर के 100 मीटर की दूरी पर गए होंगे। तो मन के शंका को समाधान करने के लिए पीछे मुड़कर देखते हैं तो वे दोनों लोग इनके पीछे पीछे आ रहे थे। अब इनकी जो शंका थी वो सही साबित हुई और आजाद का शरीर थोड़ा भारी था, फिर भी थोड़ा दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब देखते हैं 3 तरफ से लोग दौड़ते हुए इनके तरफ आ रहे थे। अब इनको विश्वास हो गया कि अब तो हम बच नहीं सकते। तो अभी वर्तमान का जो स्वरूप रानी हॉस्पिटल, वहां का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल है, अब वहां पर उस समय हॉस्पिटल नहीं था। हॉस्पिटल के पहले वहां पर बहुत ही गंदे काम, गंदे व्यवसाय में लगी हुई कुछ महिलाएं थी, जिनको वेश्या कहा जाता था, जो अपना पेट को चलाने के लिए अपने शरीर का व्यापार करती थी। अब चंद्रशेखर आजाद के पास उन वेश्याओं के घर में छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, या तो पकड़े जाते। एक छोटे से उस खपड़ेल के मकान पर, छोटे छोटे खपड़ेल के मकान थे, उस एक वेश्या के मकान में चंद्रशेखर आजाद घुस जाते हैं और घुसने के बाद एक मकान को पार करते करते आगे चौक का जो स्थान है जहां पर क्रांतिकारियों को उन दिनों फांसी दी गई थी, एक नीम का पेड़ बड़ा प्रसिद्ध स्थान वहां पर है, उस नीम के पेड़ की तरफ निकल जाते हैं। तब तक इस पूरे जो मोहल्ला था, वेश्याओं की जो बस्ती थी, उसको पुलिस ने अपने घेर लिया। तब तक आजाद उस बस्ती को पार करके आगे जा चुके थे और पुलिस का जैसा रुतबा होता है, डराना धमकाना, उनको पूछना शुरू कर दिया। कुछ उत्तर मिला नहीं, पुलिस को बड़ी निराशा लगी। तो पुलिस का जो अधिकारी वहां का कहा, अपने इंस्पेक्टर को बुलाकर कहा, देखो ये वे महिलाएं हैं जो अपने पेट को पालने के लिए अपने शरीर का व्यापार करती है, पैसे पर व्यापार करते हैं, इनको अगर पैसे की लालच दी जाएगी तो सही से बता देंगी। और पुलिस का एक इंस्पेक्टर जाता है, एक वेश्या के दरवाजे पर जाकर के उसको पैसे की लालच देता है और कुछ बता नहीं पाते, फिर लौट कर वापिस आता है। फिर उसका अधिकारी पूछता है कि क्या हुआ? कहा सर कुछ जानकारी नहीं बता पा रही है, मैंने पैसा की लालच भी दिया। कितना पैसा कहा तुमने? कहा उन दिनों में 100 रुपया देने की बात कहा, नहीं तुम जाओ, तुमको 500 रुपया दिया जाएगा, ऐसा बोलकर उसको आओ। फिर इंस्पेक्टर लौट कर आता है, फिर उस महिला के पास जाकर बोलता है, शायद से बता दो तुमको 500 रुपये दिए जाएंगे। तो लेखक ने जो लिखा है वो लिखा किस वाक्य में लिखा हुआ है? कुछ महिला ने उत्तर क्या दिया, वेश्या ने उत्तर दिया, हुजूर पैसे के लिए अपने शरीर को मैंने जरूर बेचा है, पर पैसे के लिए अपने हम देश को नहीं बेच सकती है। ऐसा लेखक ने वाक्य लिखा उसके लेखक के अंदर में। ये होती है देशभक्ति। काश उस महिला ने अगर बता दिया होता कि वो नौजवान घर गया है, तो चंद्रशेखर आजाद का जो इतिहास आज हमें पढ़ाया जाता है, इस इतिहास की कहानी कुछ और होती। और इतना नहीं तो देश के आजादी का इतिहास भी आज कुछ और मोड़ ले लिया होता। उस क्रांतिकारी को उस समय की दुर्घटना के बाद
इसको कहते हैं देशभक्ति। तो व्यक्ति चाहे जहां जिस परिस्थितियों में हो, अगर उसके मन के अंदर हमने देशभक्ति के भाव को जगा दिया है, देशभक्ति के भाव को पैदा कर दिया है, तो निश्चित तौर पर देश के आवश्यकता जहां जैसे पड़ती है वो देशभक्ति उसकी काम आती है। इसलिए ये संघ का मानना है कि प्रखर राष्ट्रभक्ति के आधार पर ही हम देश की सब समस्याओं का हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। एक और भी बड़ी मजेदार घटना है कि आज से देशभक्ति को भाव को जगा करके समाज जीवन के अंदर कैसा परिवर्तन लाया जा सकता है। आप जिस क्षेत्र में हैं, कल्याणपुर के आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर कन्वर्जन के काम पिछले कुछ वर्षों से गांव के अंदर में चल रहे हैं। आप में से साथ कुछ लोगों का जानना हुआ, आपने देखा भी होगा। इसी प्रकार आज का वर्तमान का जो झारखंड है, वहां पर एक छोटा नागपुर का क्षेत्र कहा जाता है, गुमला एक वहां पर स्थान है। एक ऐसा समय था कि जहां 25 दिसंबर की तारीख घोषित थी। किस लिए? तो 25 दिसंबर को खुले बड़े मैदान में ऐसे भोले भाले वनवासियों को लाया जाता था, चंद कपड़े देकर के, एक एक साड़ियां और एक एक चादर देकर के उनको हिंदू से ईसाई बनाया जाता था और खुले पैमाने पर होता था। और पोप जॉन पॉल उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हुआ करते थे। यह जब दृश्य अपने लोगों के सामने आया, उस समय अपना काम वहां पर नहीं था। लोगों ने विचार किया कि हम कुछ वर्षों में अगर यहाँ पर हम कुछ इनके बारे में विचार नहीं कर सकते हैं, तो आने वाला पूरा का पूरा जो छोटा नागपुर का इलाका था, वर्तमान रांची के आसपास का पूरा इलाका, ये तो नागालैंड जैसी तस्वीर यहाँ की बन जाएगी। इसलिए लोगों ने कुछ काम को प्रारंभ किया, छोटे से कुछ अपने प्रकल्प शुरू किए सेवा बनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से। वहां पर धीरे धीरे 5-6 वर्ष लगे। जब कुछ काम खड़ा हुआ तो लोगों ने कहा आखिर कब तक हम काम करेंगे, आखिर इनका कुछ तुम्हें सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और एक लंबी योजना बना करके वहां के बनवासी समाज को जगाया गया, उनके स्वाभिमान को जगाया गया। और बिरसा मुंडा जो उनके आदर्श रहे, उस बिरसा मुंडा के इतिहास को उनको बताया गया कि देश की आजादी के लिए बिरसा मुंडा ने कैसा किस प्रकार का संघर्ष किया था, तीर कमान लेकर के संघर्ष किया था। उस स्वाभिमान को जगाने के पश्चात अपने लोगों ने भी घोषित कर दिया वहां पर कि किसी भी कीमत पर इस साल 25 दिसंबर को यहाँ पर कन्वर्जन के काम को हम नहीं करने देंगे, ये घोषणा कर दिया। अब एक तरफ तो परावर्तन के मतांतरण के लिए घोषणा कर दी गई, उसको रोकने की भी घोषणा कर दी गई है। समय धीरे धीरे निकट आने लगा। 25 दिसंबर का समय, उस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ने लगा और अपने लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाया, बहुत दूरगामी व्यवस्था बनाया कि पोप जॉन पॉल को किसी भी तरह से हम रांची के बाहर जाने ही नहीं देंगे। और उसके लिए क्या योजना बनाई गई? ऐसे हजारों तीर कमानधारी बनवासी बंधुओं को जो अपने गांव से पैदल 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन चल करके चलते चलते ये रांची आएंगे और पूरे रांची शहर के चारों तरफ जो निकलने के मार्ग हैं, उन मार्गों पर ये बनवासी तीर कमान लेकर बैठेंगे। किसी भी कीमत पर पोप जॉन पॉल को यहां से बाहर नहीं जाने देंगे। और इसकी योजना बनाई गई। ये करते करते 23 तारीख के सायंकाल तक, 23 दिसंबर के सायंकाल तक रांची के चारों तरफ हजारों की संख्या में तीर कमान लिए बनवासी पूरे रांची शहर को घेर लेते हैं। उसके पश्चात वहां के जब प्रशासन को जानकारी मिलता है, उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनको भी जानकारी इस बात की मिलती है, प्रशासन के दबाव के बाद कि किसी भी कीमत पर पोप जॉन पॉल को वहां पर जाना पड़ेगा और आप उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराइए। ये जब वहां के डीएम को आदेश हुआ, डीएम ने सब प्रकार के प्रयत्न किया, पर किसी भी प्रकार का मामला वहां समझौते का बन नहीं पा रहा था। और अपने लोगों ने प्रेशर बनाने के लिए 24 दिसंबर को शाम को ठीक 4 बजे के आसपास रांची शहर के चारों तरफ से जो गैस के जो गुब्बारे होते हैं, ऐसे गुब्बारों में काले झंडे बांध करके हजारों काले से गुब्बारे आकाश में छोड़ दिए गए। एक 15-20 मिनट के अंदर पर पूरा रांची शहर के ऊपर में इसे काले बादल छा जाते हैं वर्षा के पहले, वैसे काले झंडे गुब्बारे लिए आ गए। अब वहां के सामान्य जन के अंदर भी इस प्रकार का एक भय व्याप्त हो गया, भय पैदा हो गया कि क्या है, कैसे, किस प्रकार का है। अब प्रशासन की हालत बड़ी खराब होगी कि क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। प्रशासन ने कहा कि किसी भी कीमत पर पोप जॉन पॉल यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अंत में हुआ वही, पोप जॉन पॉल आए तो जरूर हवाई अड्डे पर, बस हवाई अड्डे पर आए और वहीं उनको स्वागत किया वहां के लोगों ने और उनको कहा कि नहीं, आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं। और वहां से उनको वापस लौट करके सीधे बेटकन सिटी वापस जाना पड़ा। और पहली विजय थी इस बनवासियों के क्षेत्र में। अपने परिश्रम से उस साल का बड़ा मतांतरण की घटनाओं को विराम लगा और आज तक बड़े खुले पैमाने पर मतांतरण पूरे के पूरे उस झारखंड के क्षेत्र में बंद है। और केवल बंद नहीं है तो उसका बहुत बड़े पैमाने पर वापसी का कार्यक्रम भी हुआ है। ये क्यों हुआ? ऐसे भोले भाले बनवासी जो पढ़े लिखे भी नहीं है, देशभक्ति ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए, शायद पढ़ भी नहीं सकते हैं,
ऐसे लोगों के मन के अंदर में समाज राष्ट्र के प्रति इस भाव को जगा करके इस प्रकार के एक बड़े से कार्यक्रम में एक ऐसी सफलता मिली, ये मान करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम समाज जीवन के सब क्षेत्रों में आज संघ का स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता मजदूर हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, मेडिकल का हर एक क्षेत्र में गया हुआ है। और केवल गया नहीं है तो आज इस प्रकार के कामों को एक अंदाज दे रहा, काम कर रहा है। आज उसके कामों की सर्वत्र चर्चा हो रही है। और चर्चा किसकी होती है कि हम सबके जानकारी में होगा। यहाँ पर जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया मदर टेरेसा को, आपको जानकारी होगा जो उनको मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। जिस समय उनको पुरस्कार दिया गया, मदर टेरेसा के द्वारा पूरे देश विदेश मिलाकर के जो सरकारी आंकड़े बताते हैं, कुल 500 सेवा के काम चलाए जाते थे। उन 500 सेवा के कामों को इतना बड़ा प्रचारित किया गया और सेवा का उनको इस प्रकार का कहा गया कि सेवा के लिए इनका अवतार हुआ था। उस आधार पर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। आज आपको जानकारी होगा कि पूरे देश भर में समाज के सहायता से, समाज के सहयोग से संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा आज 1,54,000 सेवा के काम चलाए जाते हैं, जिसमें एक पैसा सरकार का नहीं है, ये पूरा का पूरा पैसा समाज का पैसा है। और अभी इसके पहले जो यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार ने पूरे देश भर से एक सर्वे कराया था। सर्वे क्या कराया था कि सरकार के पास एक मंत्रालय जिसका नाम है महासागर मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय जो होता है उसको महासागर मंत्रालय कहते हैं। ये सब जो एनजीओ चलाने वाले जो लोग होते हैं, पूरे के पूरे पैसे वहां से आते हैं। तो शासन ने कहा कि हजारों करोड़ रुपया जाता है देश के अंदर में, तो ये पैसा जा कहां रहा है, इसका उपयोग क्या होता है। उन्होंने पूरा 1 साल सरकारी तंत्र को लगा करके एक सर्वे कराया। उस सर्वे में उन्होंने एक सर्वे और कराया कि देश में ऐसे कौन कौन सामाजिक संगठन हैं जो निस्वार्थ भाव से बिना सरकार के सहायता से सेवा काम करते हैं। तो दक्षिण में माता अमृतानंदमयी का आपने नाम सुना होगा, रामकृष्ण मठ का जब नाम आया, ऐसे और ढेर सारे संगठनों का नाम आया। जब पूरी सब रिपोर्ट आ गई, यूपीए सरकार के सामने जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित भी हुई थी, उसमें 10 संगठनों के नाम आए थे जिनके सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा काम किया। क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, ये जो तीनों नाम निकल कर आए, ये तीनों नाम वही नाम थे जिसको संघ के स्वयंसेवकों द्वारा ये संगठन संचालित होते हैं। बनवासी कल्याण आश्रम जो बनवासियों के क्षेत्र में काम करता है, और शहर के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र है वहां काम करने वाली ये जो राष्ट्रीय सेवा भारती है, ये इसका नाम आया। और एक ऐसा संगठन जो विशेष प्रकार के बड़े प्रकल्प चलाते हैं, आप कोटा में जाएंगे तो कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। आप औरंगाबाद में जाएंगे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहां 1200 कर्मचारी काम करते हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्टों को लेकर के देश में जो बड़े बड़े महानगरों में काम करता है, बेंगलोर में, कलकत्ता में, पुणे के अंदर में, ऐसे संगठन का नाम है एक भारत विकास परिषद। ऐसे तीनों संगठनों के नाम यूपीए सरकार के सर्वे में 1, 2, 3 पर क्रमांक पर निकल कर आए। आज जिन लोगों द्वारा संघ के बारे में अनेक प्रकार की गलतफहमियां पैदा की जाती हैं, आज वे लोग भी मानते हैं कि संघ का जो काम है, वास्तव में जो संघ के लोग जो इस काम कर रहे हैं, ये काम बहुत बड़ा काम और एक अग्रणी काम है। तो ऐसे समाज जीवन के अंदर में आज संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा जो इस प्रकार के जो काम खड़े किए जा रहे हैं, आज उन कामों की चारों तरफ चर्चा, चारों तरफ प्रशंसा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वास्तव में जो संघ का जो काम है वो देश की जो मुख्य धारा है, जो देश का जो हमारा एक मूल अधिष्ठान है, उस मूल अधिष्ठान के आधार पर यह काम बढ़ रहा है। इसलिए जब यह काम प्रारंभ हुआ था तो बहुत उपेक्षा किया था लोगों ने, बहुत ही निराशा पैदा किया था। मैं आलोचना के तौर पर नहीं, आप संघ के परिचय कार्यक्रम में आए हैं, आपके जानकारी के लिए हम सब आदर्श मानते हैं बड़े क्रांतिकारियों में से सुभाष चंद्र बोस को। संघ के संस्थापक जिनका चित्र लगा, टोपी पहने हुए आप देख रहे होंगे, जब वो बीमार थे उनसे मिलने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी आए थे। जो काम डॉक्टर हेडगेवार ने खड़ा किया था, उस काम को देखने के लिए आए थे। और जब डॉक्टर हेडगेवार से जब उनकी चर्चा, कुछ मिनट की जब चर्चा हुई, तो उन्होंने काम की तो बड़ी तारीफ किया, और पर अंत में क्या कहा कि डॉक्टर हेडगेवार काम तो आपका बड़ा महान है, पर बड़ा कठिन काम है। ये सुभाष चंद्र बोस के वाक्य थे, ये काम तो आपका बड़ा महान है, ये कठिन काम है। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, हाँ सुभाष बाबू, मैंने इस कठिन काम को मैंने तय किया है, इसलिए मुझे इस काम को करना है। तो ऐसे जब लोगों ने कहा कि बड़ा कठिन काम है, उस कठिनतम समय के से लेकर के ये 90 वर्षों की जो यात्रा चली है, ये यात्रा की एक अलग प्रकार की कहानी है।
इस संघ रूपी गंगा की भी एक अलग प्रकार की कहानी है पूरे दुनिया के अंदर। आप में से तो सब लोग ऐसे विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, साइंस के विद्यार्थी, मेडिकल के हैं, तो इतिहास कभी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पढ़ने की कोशिश करिए, तो दुनिया के अंदर ऐसा कोई सामाजिक सांस्कृतिक संगठन नहीं है जिसको समाप्त करने के लिए 4 प्रतिबंध लगाए। पहला प्रतिबंध गुलामी के समय अंग्रेजों ने लगाया, और 3 प्रतिबंध 48 में गांधी जी की हत्या का बहाना लेकर के नेहरू जी ने लगाया, 75 में आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया, और अयोध्या के ढांचा गिरने के बाद उस समय श्रीमान नरसिंह राव ने प्रतिबंध लगाया। तो 3 प्रतिबंध तो कांग्रेस की सरकारों ने लगाया, और चौथा पहले प्रतिबंध ये अंग्रेजों ने लगाया। 4 प्रतिबंध इस 90 साल की यात्रा में लगाए गए। इतने प्रतिबंध किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठन के ऊपर में आज इतने बार नहीं लगाया गया। इन सब अवरोधों को पार करता हुआ ये संगठन आज कहां कैसा खड़ा है, क्यों खड़ा नहीं है? तो विश्व के रंगमंच पर आज दुनिया का सबसे बड़ा ये संगठन खड़ा हुआ है, और ये हम नहीं बोलते। ये हमारे विचारों के जो विरोधी लोग हैं वे लोग बोलते हैं कि आज दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा संगठन है। आज के लगभग 2.5 दशक पहले BBC जो समाचार की एजेंसी है उसके ऊपर एक साक्षात्कार आ रहा था। उस साक्षात्कार में विद्यार्थी बैठे थे, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन है? तो अनेक प्रकार के उत्तर आए, और जब सही उत्तर नहीं आया तो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है ये RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो 1925 में जिसकी स्थापना नागपुर के अंदर में हुई है। तो हमारे विचारों के बड़े पक्के, बड़े घोर विरोधी हैं ये सब समाचार की एजेंसियां। तो आज उनको भी लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। इसलिए आप देखेंगे कि देश के अंदर में कहीं भी घटना, दुर्घटना होती है, सेना बाद में पहुंचती है, सबसे पहले संघ का स्वयंसेवक पहुंचता है। हमें कहा जाता है कि ये लोग इस्लाम के विरोधी। अभी डॉक्टर काला बैठे हैं, शायद इनको जानकारी है। इनकी जानकारी में 2 विद्यार्थी, इनके शिष्य यहाँ से भी कश्मीर गए हुए थे। वहां से आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनको जो रुकने की व्यवस्था थी वो मुस्लिम परिवार में व्यवस्था थी उनकी। अभी कश्मीर के अंदर में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कानपुर से, ऐसे आसपास के सभी कॉलेजों में BHU से एक डॉक्टरों की टीम गई थी वहां पर। उसमें जो डॉक्टर गए थे कश्मीर घाटी में सेवा करने के लिए, उनको रुकने की व्यवस्था हिंदू परिवारों के साथ मुस्लिम परिवारों के अंदर व्यवस्था की गई थी। अगर हमारे मन के अंदर इस प्रकार की नफरत होता, हम क्यों सेवा करने उनके जाते वहां पर? पूरे देश भर से करोड़ों रुपया इकट्ठा करके सेवा भारती के माध्यम से वहां पर सेवा का काम हुआ, और आज भी काम हो रहा है वहां पर। अभी भी कुछ दिन पहले वहां के डॉक्टरों की टीम लौट कर वहां पर आई। आप ध्यान करिए, शायद जो पुराने लोग उनको ध्यान में होगा, 95 के अंदर में घटना घटी थी। हरियाणा के अंदर में चरखी दादरी नामक एक स्थान है, वहां पर अरब कंट्री के 2 विमानों का टक्कर आपस में हुआ था। जब विमान टकराते हैं तो आपको मालूम होगा उसमें दशा पूरी आग लग जाती है, और जब जमीन पर आए पूरा आग लग गई, जलने लगे, और जलने के बाद शवों की स्थिति क्या होती है। जहां पर घटना घटी थी उसके कुछ दूर पर एक इंटर कॉलेज था, वहां के प्रिंसिपल, वहां के अध्यापक संघ के संबंध में थे। हमारे जिला संघ चालक वहां पर अध्यापक थे। उस समय तो मोबाइल की दुनिया भी नहीं थी, केवल मौखिक सूचना देकर के जितने आसपास के गांव में शाखाएं लगती तो वहां के स्वयंसेवक आए, और सभी लोगों ने इस बात को भुला दिया कि इस्लाम मतावलंबी है, निस्वार्थ भाव से पूरी सेवा किया। उनकी सेवा कैसे हुई? एक एक बॉडी को ले जाने के लिए ताबूत बनाए गए, उसमें उनको सुरक्षित रखा गया, और उनकी सेवा देख करके जो मदरसे के लोग आए वापस लौट गए वहां से। अगले दिन अखबारों में क्या छपा? उर्दू के अखबार में छपा था, इस्लाम के गाल पर RSS का तमाचा, ऐसा हेडिंग डाल करके एक समाचार छपा था। सबके पास पैसे थे, रुपए थे, सोने चांदी से सब सुरक्षित रखे गए। और अंत में बाद में इस घटना के बाद जब संघ के लोगों ने इस प्रकार का निस्वार्थ भाव से सेवा किया, उसी जिला संघ चालक को बुला करके मस्जिद के अंदर में सम्मानित किया मौलवी लोगों ने कि जो काम आप लोगों ने किया है वो काम और कोई नहीं कर सकता। संघ के बारे में तो मेरे मन में बहुत बड़ी गलतफहमियां थी कि आप लोग हमें मारने वाले हैं, काटने वाले हैं। आप लोगों ने जो काम किया हमारे लोग इस काम को नहीं कर पाए। ये समाज में जो तथाकथित जो कुछ लोग हैं उनके द्वारा भ्रम फैला जाता है। हम तो सबको एक समान मानते हैं, और हम सब लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर में है आप भारत माता की जय बोलो, आप वंदे मातरम बोलो, देशभक्ति की भावनाओं को लेकर के आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके हम चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी के बारे में किसी प्रकार का कोई विद्वेष का भाव नहीं रखते हैं। जो देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के आगे बढ़ता है उसको अपने साथ हम लेकर के चलने के लिए तैयार होते हैं। और शायद आज इसी के नाते इस 90 वर्षों की लंबी यात्रा में केवल भारतवर्ष में नहीं तो भारतवर्ष के बाहर भी
लगभग उन सभी देशों में जहां पर हिंदू रहते हैं किसी न किसी प्रकार से संघ का काम चल रहा है। कुछ देश अमेरिका इत्यादि के अंदर भी, आपको जानकारी में बता दूं, आने वाले कुछ वर्षों में अमेरिका के अंदर में हिंदू यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। अमेरिका के अंदर में हिंदू यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। अभी हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर वहां गए थे, एक 3-4 महीना रख कर आए हैं, क्या है कैसे वहां के सब समझ करके वहां की पूरी व्यवस्था लेकर आए हैं। क्यों? आज भी वहां पर संस्कृत को लेकर जहां हमारे यहाँ बड़ी उपेक्षा होती है, वहां पर उसकी बड़ी डिमांड हो रही, बड़ी मांग हो रही वहां। तो ऐसे उन देशों में भी प्रत्यक्ष संघ की शाखा लगती है, संघ के उत्सव होते हैं, संघ के कैंप लगते हैं। जैसे हम लोग यहाँ परिचय कार्यक्रम के लिए बैठे हुए हैं, ऐसे जगह जगह वहां भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं। ऐसे कुल 40 देशों में किसी न किसी प्रकार से आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपना काम लगातार चल रहा है। और उन कामों का आज परिणाम भी है। आज चारों तरफ आज भारत की चर्चा, भारतीयता की चर्चा हो रही है। और ये सबको आज लगने लगा कि नहीं, अब पूरे दुनिया को अगर कोई शांति का संदेश देने वाला है, कोई दे सकता है, पूरे विश्व के अंदर में शांति को अगर स्थापित करने वाला है, तो केवल कोई एक देश भारत देश है। और भारतवर्ष के अंदर में इस भारतीयता को कोई बचा कर रखने वाला है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अब इसकी चर्चा भारत के बाहर भी ये होनी प्रारंभ हो गई है। तो कुल 90 वर्षों के संघ का जो इतिहास रहा है, संघ के स्वयंसेवकों द्वारा समाज जीवन में कहां कहां कैसे कैसे इतने प्रकार के काम हो रहे हैं जिसका शायद हम वर्णन कर नहीं सकते हैं। केवल काम नहीं हुआ है तो समाज जीवन के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है। उस परिवर्तन की झलक भी आज आप देख रहे हैं। ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि हाँ, लोगों के बोलने के स्वर बदले हैं, विचार बदल गए हैं। एक छोटी सी घटना बताकर अपनी बात में पूरा करूंगा। आप में से किसी को पूर्वोत्तर के राज्य में जाने का भी अगर अवसर मिला होगा तो आप देख लेंगे वहां की हालात कैसी है। नागालैंड छोटा सा एक राज्य है। एक जमाना था आज के 2.5-3 दशक पहले, जब नागालैंड का व्यक्ति जब दिल्ली आता था तो बोलता था मैं इंडिया जा रहा हूं। ये वहां के जनरल मानसिकता थी वहां के लोगों के। जब दिल्ली आता था बोलता था मैं इंडिया जा रहा हूं। आप सोच सकते हैं उस राज्य के बारे में, उस राज्य से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। परंतु अपने लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारा। बहुत छोटे छोटे कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करके, कुछ छोटे छोटे प्रयोग करके आज कैसा परिवर्तन लाया वहां पर। आज के लगभग 2.5-3 दशक पहले 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के ऐसे छोटे छोटे चंद विद्यार्थियों को वहां से लाया गया। उन विद्यार्थियों को ला करके बेंगलोर में, कानपुर में, ऐसे गोरखपुर में, बड़े बड़े शहरों में उनको पढ़ाया गया। और पढ़ाई करने के बाद वापस जब विद्यार्थी लौट कर अपने नागालैंड राज्य के अंदर में गए तो जाने के बाद आज परिवर्तन कैसा आया है। केवल मैं एक गोरखपुर में था तो गोरखपुर के हॉस्टल में 90 बच्चे नॉर्थ ईस्ट के रहते हैं, इसमें 10 ईसाई बच्चे हैं। वो रविवार को चर्च में जाते हैं, हम उनको व्यवस्था करते हैं जाने के लिए, फिर भी हमारे यहाँ रहते हैं। रविवार को बच्चे चर्च में जाते हैं, हम उनको भेजते भी हैं, व्यवस्था भी करते हैं और शाम काल हमारे यहाँ आरती में शामिल भी होते हैं। केवल गोरखपुर के विद्यालय से 40 विद्यार्थी सेंट्रल विद्यालय में हिंदी के टीचर गए हैं, एक छात्रावास से। और इनके जाने के बाद अब ये 2 डॉक्टर बनकर गए हैं और 4 इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मुरादाबाद में कर रहे हैं वहां से। अभी इस वर्ष आखिरी बैच उनका जाने वाला है। इन लोगों के प्रयत्नों से और छोटे मोटे जो कुछ काम नागालैंड के अंदर में चल रहे हैं, आज ईसाई मतावलंबी भी अब प्रकृति की पूजा करने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। जब उनकी नई फसल तैयार होती है उसकी पूजा करते हैं। अब सूर्य की उपासना करने के लिए उनके जीवन के अंदर में एक परिवर्तन ऐसा आ रहा है। हमने उनको हिंदू ईसाई से हिंदू नहीं बनाया, केवल उनके मन के अंदर में जो पहले ये काम करते थे, उनके पूर्वज प्रकृति की पूजा करते थे, वो सूर्य की पूजा करते थे, उसके लिए हमने एक प्रेरणा दिया है। एक ऐसे वहां पर एक उसका एक असर दिखाई पड़ने लगा है और उसका प्रभाव वहां के सामान्य जन के ऊपर भी दिखाई पड़ता है। काम छोटे छोटे हमारे वहां सेवा केंद्र चलते हैं। आरोग्य मित्र करके गांव गांव हमारे कुछ वहां पर ऐसे चिकित्सक बंधु समय समय पर जाते रहते हैं। आज छोटे से प्रसंगों के नाते एक